छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे कक्षा 8 का इतिहास के चैप्टर 2 में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि अंग्रेज किस तरह हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आए थे और किस तरह हमारे भारत देश को उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया और किस तरह ब्रिटिश शासन हमारे भारत देश में चला। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों कायम कर ली थी और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी और 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नए ताकत उभरने लगी। और क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे व्यापार करने के लिए, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठा? तो इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ और किस प्रकार जो अंग्रेज भारत देश में जो है किस तरह शासन किया। इस चित्र में दिखाया गया है कि बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को जो गिरफ्तार किया गया है, और बहादुर शाह जफर के आंखों के सामने दोनों बेटों को जो है गोली मार दिया गया था और बहादुर शाह जफर को जो है रेंगून के जेल में कैद कर दिया गया था। तो ये है बहादुर शाह जफर और ये है उसके दोनों बेटों को जो अंग्रेजों ने कैद किया है, गिरफ्तार किया है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, तो ये जो दिखाया गया है मानचित्र में, ये देखिए ये विश्व का मानचित्र है और ये है ब्रिटिश आयरलैंड। यहाँ से होते हुए अंग्रेज जो है समुद्री मार्ग के द्वारा जो है भारत के पश्चिमी तट पर जो अंग्रेज लोग आया था। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का जो है कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था और इसमें कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी अर्थात खोज सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। अगर कंपनी को दूसरी ओर अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय भी नहीं था, डर भी नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां जो है मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी और अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप गुड ऑफ होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पर करते तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुका था और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा भारत आए थे। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए ही समुद्री मार्ग का पता लगाया था वास्को डिगामा ने। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशते लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए और इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद जो है सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर फ्रेंच आया और उसके बाद फिर ब्रिटिश लोग आया। तो समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदारी चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी।
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती स्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी और इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज जो है समुद्र में डुबो देता था और रास्ते में रुकावटें बड़ी कर देती थी और माल के लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देता था या जहाज़ों को लूट लेता था। जैसा कि एक घटना आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोस्टन की चाय पार्टी जिसमें चाय की जहाज़ों को डुबा दिया गया था। तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के लिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। जो भारत का स्थानीय शासक था, इन लोगों से जो व्यापारी कंपनी को टकराव होने लगा था और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार किस तरह शुरुआत करती है। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के व्यापारी के जो व्यापार जो है व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, यहाँ निर्यात होने वाले चीज़ों को जमा किया जाता था और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनसे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली और इनसे एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने सबसे अधिक प्रभावशाली स्थान जो था वह कलकत्ता था। कलकत्ता को सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया था छात्रों। तो कंपनी ने इस मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह अपनी कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे और फरमान जारी भी कर दिया। फरमान का मतलब होता था एक शाही आदेश जो मुगल बादशाह करते थे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें जो है हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। और उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने में से इनकार कर दिया और इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध क्यों न करते। ये दिखाया गया है छात्रों मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। जो ये समुद्र तट का एक बंदरगाह का चित्र दिखाया गया है। ये चित्र जो बनाया गया है वह विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है जो 1867 में बनाया गया था। छात्रों ये है रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज गवर्नर था। इसी के साथ जो है एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। तो व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगी थी और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी कि
मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला खान जो था बंगाल के नवाब बने और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लगे, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और वह उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुक मांगों में कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी तक फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, टैक्स। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी अंग्रेजों को और गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण भी करना होगा। और ये टकराव जो है दिनों दिन गंभीर होती चली गई और इन टकरावों का परिणत प्लासी के युद्ध से शुरुआत होता है। जैसा कि आप लोग को बता दिए, अंग्रेज चाहता था कि कठपुतली शासक चाहता था। कठपुतली का मतलब होता है एक खिलौना होता है जो लकड़ी का होता है, जो धागे से बांधकर नचाया जाता है। तो प्लासी का युद्ध में आते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ था। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला खान बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला खान की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला खान की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो इसके इशारे पर नाच सके, काम कर सके। और कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला खान के पति द्विवेदी में से किसी को नवाब बना दिया जाए, ताकि कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला खान ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राय से राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तब क्या होता है कि 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया और इससे क्या होता है कि नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के गोदाम पर, और अंग्रेजों के हथियार छीन लिया गया और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर में से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व से अपना सेना लेकर कलकत्ता की ओर कूच कर गया, जिसका जो दिखाए आपको चित्र में रॉबर्ट क्लाइव। और इन सेनाओं को लेकर जो है कलकत्ता में निकल जाने का हुक्म सुनाने का मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कूच कर गया। छात्रों, ये दिखाया गया है नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चल रही है। इस चित्र में दिखाया गया है जिसमें 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला खान के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला खान की हार हुई। और इसके हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर था, जिन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ मिल चुका था और मीर जाफर की टुकड़ियों से इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा देने के बाद जो है उन्हें जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। नवाब बनने के लालच में जो है मीर जाफर ने जो है धोखे से जो है सिराजुद्दौला खान की हत्या करवा दिया। तो छात्रों, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी अंग्रेजों का और यहीं से शुरुआत होता है ब्रिटिश साम्राज्य।
तो प्लासी जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन को जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य को व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। इसीलिए अंग्रेज जो है नवाबों को हटाना चाहता था और पूरी तरह से जो है भारत का साम्राज्य को अपने हाथ में लेना चाहता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुआ 1764 ईस्वी में और उसमें जो है बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया और अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों में निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी और 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुकी थी और कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और इस तरह अंग्रेज धीरे धीरे भारत देश को कब्जा किया। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, दीवान बना दिया गया। और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदारी करनी पड़ती। इसकी वजह से यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत से बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही जो है कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की भी लागत उठा सकती थी। और इस प्रकार कंपनी के अफसर नवाब बन बैठा। नवाब बनने का क्या मतलब था? तो छात्रों, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब भी देखने लगा था, नवाब की तरह, राजा की तरह। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाब के इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई बन गया है, चेन्नई था, तो उसी समय उम्र उसका 18 साल था। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद वह हमेशा के लिए भारत से रवाना होकर इंग्लैंड चला गया तो वहाँ उसकी दौलत 401,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात तो यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर कैसे फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश सरकार
ने जो है ब्रिटिश संसद से उसे खुद भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया गया, उसे आरोप लगाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। तो अपनी सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसकी अकुत संपत्ति स्रोत संदेहास्पद लगा और उन्हें भ्रष्टाचारी साबित किया गया और भ्रष्टाचार के आरोपों से उसे बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने जो शर्म के मारे खुद आत्महत्या कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस प्रकार कंपनी के सभी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही जो है मौत का निचला बन गया, मौत का निवाला बन गया। और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से भी आए थे। उसके सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और वापस ब्रिटेन लौट जाए और आराम की ज़िंदगी जिए। तो छात्रों, उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे और यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे और नाटकों और कार्टूनों में भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन, किस प्रकार कंपनी का शासन जो है हमारे भारत देश में फैला। तो यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। और किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतियों का सहारा लिया, उसका इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए और ये कंपनी की राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उसका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे और अगला राजा कौन बनेगा, कौन होगा, किस पद पर होगा, किसको बिठाया जाए, इस तरह की चीज़ों भी कंपनियों के अफसर ही तय करना चाहती थी। कई बार कंपनी ने तो रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत जो है इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा भी मिलती थी। और सहायक सेना रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर आया था 1798 ईस्वी में, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका जो है कंपनी को सौंपना पड़ गया था, सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था और नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके भी छीन गए थे। छात्रों, ये दिखाया गया है चित्र में जो है अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ जो है नवाब सिराजुद्दौला खान है। ये 1772 की जो है चित्र दिखाया गया, ये तेल चित्र है। छात्रों, ये है टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था। इसका पिता का नाम था हैदर अली। इसे शेर मैसूर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है एक शेर को जो अपनी तलवार से मार डाला था या अपने एक फ्रांसीसी दोस्त को बचाने में। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली का बेटा जो था ये टीपू सुल्तान, जो 1761 से 1782 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद
विख्यात पुत्र उसका टीपू सुल्तान ने शासन किया 1782 से 1799 ईस्वी तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था और मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया गया। इसी कारण जो अंग्रेजों का इससे भय होने लगा और टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया था। छात्रों, ये भी आप लोग जान लीजिए कि टीपू सुल्तान का घनिष्ठ मित्र था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कक्षा 7 में आप लोग उसके बारे में जानेंगे। तो उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया फ्रांसीसियों की मदद से। और फ्रांसीसी लोग जो था वह अंग्रेजों का दुश्मन था। ये दिखाया गया है टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। अंग्रेज गवर्नर 1793 ईस्वी का ये अंग्रेजों का बनाया गया चित्र में दिखाया गया है। टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह जो है इन्हें ख़त्म किया जाए और ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। नतीजा ये हुआ कि मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार लड़ाई हुआ और श्रीरंगपट्टनम में आखिरी जंग में जो है कंपनी को सफलता मिली, जिसमें जो है टीपू सुल्तान का अंग्रेजों ने जो है हत्या कर डाला। और ये है टीपू सुल्तान का बचपन का खिलौना, जिसे अंग्रेजों ने चुरा कर ले गया, जो इंग्लैंड के म्यूजियम में है। तो छात्रों, इसके बाद अंग्रेजों को मराठों के साथ लड़ाई हुआ। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत की ओर काबू और खत्म करने के लिए बारे में सोचने लगे। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था, जो दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा का मतलब होता है सबसे सर्वोच्च मंत्री होता है। वे अंतर्गत एक कॉन्फेडेंसी मतलब राजमंडल के सदस्य थे, जो पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महाराज सिंधी और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर से ये 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिससे कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ। इस मोर्चे पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग को अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और 1817 से 1819 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा का युद्ध हुआ, जिससे मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया और पेशवाओं को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ये भी एक अंग्रेज गवर्नर है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोच्चता का दावा। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वे 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई और कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सबसे ऊंची है।
इसीलिए वह भारतीय राज से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीयों के रियासतों की अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई दे रही थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों के कित्तूर के छोटे से राज्य में कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया और प्रतिरोध ऐसे कई दूसरे उदाहरण का भी जो है इस किताब में आप पढ़ेंगे। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी में भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने 1834 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 ईस्वी में सिंध को कब्जे में भी अब कर लिया और 1839 ईस्वी में राणा रंजीत सिंह का जो है महाराजा रंजीत सिंह का मृत्यु हो गया और उसकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ ही दो लंबी लड़ाई चली। आखिरकार 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपना कब्जा कर लिया। यह चित्र दिखाया गया है, महाराज रंजीत सिंह का चित्र दिखाया गया है जो अपने मशवीरों के साथ बैठे हुए हैं। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरकार 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल ने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसको कहा गया हड़प नीति। इन्होंने भारत के जो है छोटे छोटे साम्राज्य को भी जो है अपने कूटनीति से हड़प लिया, जिसमें से जो है इस नक्शे में दिखाया गया है भारत देश का ये जो है नक्शा है ब्रिटिश शासनकाल के जो किस तरह जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो छात्रों, एक नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो है 1773 से 1785 तक उसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर बन के आया था। 1772 ईस्वी में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन ये भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये दिखाया गया है चित्र में वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा जो 1789 का चित्र दिखाया गया है। एक बड़ी समस्या यह भी था कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं उसके हिसाब से अस्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था और 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अलीपी अदालत सदर निजाम अदालत भी स्थापना किया गया। इस प्रकार कंपनी की फौज जो है वह कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के साथ एक नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज
मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर सवार वर्गों और पैदल सवार तीरंदाजी, तलवारबाजी प्रशिक्षण दिया करते थे। सेना सवारों को दबदबा बढ़ता जा रहा था। तो छात्रों, इस प्रकार जो है दिखाया गया, ये घोड़े पर सवार सैनिक को दिखाया गया है जो ब्रिटिश शासनकाल के समय होता था। तो इस अध्याय का अंत में निष्कर्ष में ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई और 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने वाले यह प्रक्रिया को तेज हुई और तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों में यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट गई और इसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे और 1857 पर भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार क्या होता है कि व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर नियंत्रित कर चुका था। तो छात्रों, ये दिखाया गया है दक्षिण अफ्रीका का चित्र, जो किस तरह दक्षिण अफ्रीका के आदिवासियों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर उससे जो है जानवरों की तरह खटाया करता था। तो छात्रों, ये है इस अध्याय का कुछ मिलान चिन्ह जिसे आप मिलाइएगा और ये है कुछ रिक्त स्थान जिसे पूरा कीजिएगा, कुछ सही गलत है और कुछ प्रश्न उत्तर है जिसे आप स्वयं बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर अगले अध्याय में आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।